दोस्तों, ईरान ना ही बहुत अमीर है, ना ही बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, ना ही उनके पास फैंसी जेट्स हैं, ना ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और ना ही कोई स्पेस लेजर। लेकिन ईरान के पास फिर भी कुछ ऐसा है जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश यूएसए को बर्बाद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैक्रो कैफे। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता और आज हम क्लोजली मिडल ईस्ट में बढ़ते एस्केलेशन को एनालाइज करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कैसे ईरान यूएसए के मुकाबले कमजोर देश है, फिर भी यूएसए की पूरी इकोनॉमी को हिलाने का दम रखता है। तो बने रहिए क्योंकि आज हम वो बताएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताना चाहता। तो दोस्तों, ईरान के पास एक प्लान है, एक ऐसा प्लान जिसका जवाब यूएसए के पास भी नहीं है। इस प्लान की शुरुआत होती है एक सस्ते ड्रोन से जो एक यूज्ड कार से भी सस्ता है। साउंड्स वाइल्ड, राइट? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले पूरी स्टोरी एक लाइन में समझते हैं जहां ईरान अमेरिका को मसल से नहीं बल्कि मैथ से हराना चाहता है और बस यही पूरा गेम है। यह फिस्ट फाइट नहीं है बल्कि एक ब्रेन फाइट है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। आओ मिलते हैं शाहिद ड्रोन से। जब हम ड्रोन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आती है वो छोटी बजी सी चीज जो लोग पार्क में कूल वीडियोस के लिए उड़ाते हैं, राइट? शायद भी कुछ ऐसा ही है जो उड़ता है लेकिन ये फटता भी है। एक शायद ड्रोन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $50,000 की है और ईरान ऐसे रोज के 500 ड्रोन बनाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी ईरान के पास 80,000 शायद ड्रोन रेडी हैं। और ये बस कोई छोटी चीज नहीं है। एक अकेला शायद ड्रोन किसी भी ऑयल फील्ड को बर्बाद कर सकता है, वाटर प्लांट ब्लास्ट कर सकता है और होटल्स तबाह कर सकता है। और ये इतना छोटा है कि एक रेगुलर ट्रक के पीछे कई ऐसे ड्रोन्स फिट हो सकते हैं और वो ट्रक कहीं भी जा सकता है, उन्हें लेके कहीं भी छुप सकता है और कहीं से भी ये ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अमेरिका इन ड्रोन्स को कैसे रोक सकता है? अमेरिका यूज करता है ठाड, यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। बड़ा फैंसी नाम है ना। इसको एक जायंट रोबोट गोलकीपर की तरह समझो जो एक जगह खड़ा रहता है, आसमान देखता रहता है और जो कुछ भी उसकी तरफ आता है उसे शूट करता है। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है। एक ठाड मिसाइल की कॉस्ट $1 मिलियन की होती है। एक साइड $50,000 का ड्रोन और उसको नीचे गिराने के लिए $1 मिलियन का मिसाइल। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक मच्छर को मारने के लिए डायमंड की तलवार यूज करना। और इधर एक और बड़ी दिक्कत है, कभी कभी ठाड मिसाइल मिस कर जाते हैं तो 2 से 3 मिसाइल फायर करने पड़ते हैं एक अकेले ड्रोन के लिए। मतलब अमेरिका एक $50,000 वाली चीज रोकने के लिए $2 से $3 मिलियन खर्च रहा है। और एक और बात, ठाड सिस्टम ह्यूज है, मूव नहीं होता आसानी से, बस एक जगह खड़ा रहता है, इसीलिए टारगेट इजीली बन सकता है जिसे ईरान ढूंढ सकता है और इस पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। और सोचो, एक ठाड सिस्टम जब डिस्ट्रॉय होगा तो 100 of millions गॉन जस्ट लाइक दैट। अब ये सब सुनने के बाद एक नेचुरल सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अमेरिका स्मार्ट है, आईफोन बनाया, मून पे गया, तो चीप ड्रोन खुद क्यों नहीं बना सकता? काफी जस्टिफाइड सवाल है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सैड, थोड़ा फनी और थोड़ा स्कैरी भी है। सब कुछ जाता है एक चीज पे जो था कोल्ड वॉर। दोस्तों, कोल्ड वॉर एक ऐसा पीरियड था करीब 50 साल का जब अमेरिका और रशिया बेसिकली एक स्टेरिंग कॉन्टेस्ट में थे। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, इतने पावरफुल कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। इसीलिए डायरेक्टली फाइट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि कोई भी साइड रियल वॉर शुरू करता तो न्यूक्लियर वेपन्स यूज होते और बस गेम ओवर हो जाता विदाउट एनी रियल विनर। तो दोनों देशों ने क्या किया? बस फ्लेक्स किया। एक ने बोला लुक एट माय जायंट एयरक्राफ्ट कैरियर, तो दूसरे ने बोला लुक एट माय मैसिव बॉम्बर जेट। ये दो बच्चों की तरह थे जो कभी एक्चुअल फाइट नहीं करते थे पर स्कूल में सबसे बड़ा लंच बॉक्स लेके आते थे एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए। वेपन वॉर जीतने के लिए नहीं बनाए गए थे बल्कि सिर्फ स्कैरी दिखने के लिए बनाए जाते थे। और वो माइंडसेट की बड़ा बनाओ, शाइनी बनाओ, एक्सपेंसिव बनाओ, ये अमेरिकन मिलिट्री कल्चर में घुस गया परमानेंटली। पर एक और रीजन है जो काफी अगली है, जो है करप्शन। जब मिलिट्री $1 मिलियन का मिसाइल खरीदती है तो बीच में बहुत लोग पैसा कमाते हैं, जैसे कंपनीज जो मिसाइल बनाती हैं, पॉलिटिशियन जो डील अप्रूव करते हैं और जनरल्स जो साइन ऑफ करते हैं। अगर मिसाइल $1,000 का होता तो उनका कट भी छोटा होता, लेकिन $1 मिलियन का है तो सबका कट भी काफी बड़ा होता है। इसीलिए सिस्टम में कोई भी सस्ते वेपन्स नहीं चाहता क्योंकि सस्ते वेपन्स यानी कम पैसा, और यही ट्रैप है जिसमें अमेरिका आज फंसा हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो ज्यादातर लोग कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, जो है पानी, प्लेन ओल्ड वाटर।
मॉडर्न सिटीज में पानी की कीमत हमें नहीं पता चलती क्योंकि जब भी हम टैप खोलते हैं तो पानी इजीली आ जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में पानी सब कुछ है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे वाटर स्ट्रेस कहते हैं, जो मेजर करता है कि एक कंट्री नेचर से कितना पानी मिलने के कंपैरिजन में उसका कितना पोर्शन यूज करती है। 100% मतलब नेचर ने जो दिया वो सब यूज हो गया। 100% से नीचे यानी सिचुएशन सही है, लेकिन 100% से ऊपर यानी प्रॉब्लम, क्योंकि इधर देश नेचर से ज्यादा ले रहा है, इसीलिए इधर मशीन्स यूज होती हैं पानी बनाने के लिए। अब ये कुछ नंबर्स देखो जो दिमाग हिला देंगे। कनाडा, ब्राजील वे बिलो 100% पे ऑपरेट करते हैं, मतलब काफी पानी है अवेलेबल, सो लाइफ इज गुड। इजिप्ट में यह है 6420%, सऊदी अरेबिया में 883%, लेकिन दुबई में 17000%। एक सेकेंड ले लो, लेट इट सिंक इन। अब सवाल यह है, दुबई एक्स्ट्रा पानी लाता कहां से है? मशीन से। जायंट मशीन जिन्हें कहते हैं डीसैलिनेशन प्लांट्स। ये मशीन सॉल्टी ओशन वाटर को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करती हैं। इन मशीन्स के बिना ये कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अब याद करो वो शायद ड्रोन्स। क्या होगा अगर ईरान इन मशीन्स को ही उड़ा दे? एक ड्रोन जो $50,000 का है और एकदम से लाखों लोगों के पास पानी नहीं। ईरान को एक भी अमेरिकन सोल्जर से नहीं लड़ना, बस पानी की मशीन तोड़ दो और गेम ओवर। यही है दोस्तों वो वाटर बॉम्ब, और यही इस पूरी सिचुएशन को इतना खतरनाक बनाता है। लेकिन दोस्तों ये मत सोचना कि ईरान ज्यादा परफेक्ट पोजीशन में है। ईरान में भी क्रैक्स हैं, और वो भी बड़े वाले। पहला क्रैक है, ईरान का वाटर स्ट्रेस लेवल 72% पे है, जो दुबई से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हाल बुरा है। नॉर्दर्न ईरान में एक लेक है, लेक उर्मिया। 1984 में यह दुनिया की 6th लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक में से एक थी, बड़ी, सुंदर और पानी से भरी हुई। 20 साल बाद 2004 में लेक उर्मिया पूरी सूख गई। जहां कभी गहरा पानी हुआ करता था, अब उधर से लोग पैदल चल के जा सकते हैं। यही ईरान की वाटर प्रॉब्लम को अमेरिका और इजराइल जानते हैं। दूसरा क्रैक है, ईरान एक सिंगल ग्रुप नहीं है। ईरान के सेंटर में पर्शियंस हैं, लेकिन बॉर्डर्स में कर्ड्स, अरब्स, टर्क्स और 10 और एथनिक ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप्स अपनी नेबरिंग कंट्रीज से ज्यादा क्लोज फील करते हैं रादर देन ईरान। अमेरिका और इजराइल का प्लान स्टेप वाइज है इन क्रैक्स को देखते हुए। पहला स्टेप 1 है, ईरान का पानी ड्राई करो। स्टेप 2, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को एक दूसरे के अगेंस्ट करो। और स्टेप 3, ईरान को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो जो आपस में पानी के लिए लड़ते रहें। डार्क प्लान है, बहुत ज्यादा डार्क, इसीलिए कोई इसके बारे में पब्लिकली बात नहीं करता। लेकिन दोस्तों ईरान का इधर एक काउंटर मूव है जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। देखो, मुस्लिम वर्ल्ड में मेनली दो ग्रुप्स हैं, शिया और सुन्नी। सेम रिलीजन लेकिन डिफरेंट ट्रेडिशंस और डिफरेंट लीडर्स। दुनिया के करीब 90% मुस्लिम सुन्नी हैं, रफली 2 बिलियन लोग, और शिया स्मॉलर ग्रुप है। और ईरान उन कुछ कंट्रीज में से है जहां मेजॉरिटी शिया की है। शिया लोग ईरान के अलावा पाकिस्तान, इराक, बहरीन, लेबनान और बहुत जगह पे हैं। और ईरान का पहला मूव है, सब शिया लोगों को अमेरिकन इन्फ्लुएंस के खिलाफ यूनाइट करो। और दोस्तों ये सिर्फ कोई प्लान नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी हो रहा है। पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी पे शिया ग्रुप्स ने अटैक किया, इराक में भी, और मल्टीपल कंट्रीज में क्लैशेस हो रहे हैं अभी इस वक्त। पर ईरान का असली चेस मूव यह है कि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज जो सुन्नी कंट्रीज हैं, उन्हें डिक्टेटर्स, किंग्स या स्ट्रॉन्गमैन रन करते हैं, जो पावर में इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका उन्हें सपोर्ट करता है। अमेरिका वेपन्स, मनी और प्रोटेक्शन देता है, और बदले में ये लीडर्स अमेरिका का काम करते हैं। पर इन कंट्रीज की जनता गवर्नमेंट से नफरत करती है, और ईरान का प्लान है उस नफरत को चैनल करो, लोगों की हेल्प करो कि वो अमेरिका बैक डिक्टेटर्स को हटाएं, और जब डस्ट सेटल हो तो ईरान बने नेता, सिर्फ शिया वर्ल्ड का नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का। इस सपने का एक नाम है पैक्स इस्लामिका, एक इस्लामिक गोल्डन एज जहां मुस्लिम वर्ल्ड एक विजन के नीचे यूनाइटेड हो, फ्री फ्रॉम अमेरिकन कंट्रोल। और अगर यह हो गया तो अमेरिका परमानेंटली मिडल ईस्ट पर से अपनी ग्रिप खो देगा। दोस्तों ये सारे प्लान जो ईरान के हैं, जैसे ड्रोन्स, वाटर, रिलीजियस अपराइजिंग, ये सब लीड करता है एक ही गोल की तरफ, जो है जीसीसी को डिस्ट्रॉय करना। जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, बेसिकली रिच गल्फ कंट्रीज का क्लब, जिनमें है सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान। ये वो सारी कंट्रीज हैं जिस पे एक साथ ईरान अभी अटैक कर रहा है। लेकिन जीसीसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जीसीसी ही अमेरिका की इकोनॉमी का इंजन है। आओ इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, जीसीसी कंट्रीज ऑयल बेचती है दुनिया को यूएस डॉलर्स में। ये एक मेजर डील है, मतलब दुनिया में सबको यूएस डॉलर्स चाहिए ऑयल खरीदने के लिए। यही डॉलर को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाता है। स्टेप 2, जब जीसीसी के पास ये सारे डॉलर्स आते हैं ऑयल बेच के, तो वो ये डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट में।
एप्पल, गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, जीसीसी का पैसा इन कंपनीज में जाता है, कंपनीज ग्रो करती हैं और अमेरिका का जायंट पिगी बैंक और मोटा हो जाता है। 2012 से अभी तक जीसीसी का पैसा अमेरिकन मार्केट में एक्सप्लोड हुआ है बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स के रूप में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज यूएस की जो मोस्टली टेक और एआई में हैं, जो स्टॉक मार्केट ग्रोथ का 25% रिप्रेजेंट करती हैं, उनमें सबसे ज्यादा पैसा किसका इन्वेस्ट किया गया? जीसीसी कंट्रीज का। तो अब सोचो क्या होगा अगर ईरान जीसीसी को खत्म कर दे तो? ऑयल सप्लाई डिसरप्ट होगी, जिससे डॉलर्स आने बंद होंगे और जो भी पैसा इन जीसीसी कंट्रीज के पास बचेगा वो पैसा खर्च होगा वेपन्स और सर्वाइवल पे। अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पैसा आना बंद होगा, बिग 7 कंपनीज यूएस की क्रैश होंगी, जिससे इन्वेस्टर्स पैनिक करेंगे और जब सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा यूएस से बाहर निकालना शुरू करेंगे तो यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, जिससे पूरी यूएस की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। लेकिन रुको, क्या बाकी की पूरी दुनिया बस ये देखती रहेगी? बिल्कुल नहीं। यूरोप ने यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया से ऑयल और गैस लेना बंद कर दिया, तो यूरोप अब एनर्जी कहां से लेता है? जीसीसी से, सऊदी अरेबिया से, गल्फ से। जीसीसी फेल हो जाए तो यूरोप के पास एनर्जी की शॉर्टेज इंस्टेंट होगी, जिससे फैक्ट्रीज बंद, लाइट्स ऑफ और इकोनॉमीज कोलैप्स करेंगी। इसीलिए यूरोप को इस लड़ाई में अमेरिका की साइड रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, रशिया का क्या? रशिया अलाउ नहीं कर सकता कि ईरान के टुकड़े हो जाएं जैसे यूएस और इजराइल चाहते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल सक्सेसफुली ईरान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो रशिया को पता है कि अगला नंबर उसका है। इसीलिए रशिया ईरान को बैक करता रहेगा, बेस्ट फ्रेंड्स के रूप में नहीं, लेकिन यह सर्वाइवल की बात है। दोस्तों, चाइना का क्या? चाइना कूल खेल रहा है, एकदम न्यूट्रल साइडलाइन पे बैठ के देख रहा है, क्योंकि चाइनीज सिस्टम ऐसे सेट है, कोई भी साइड जीते चाइना बिजनेस करेगा। तो चाइना वेट कर रहा है सही टाइम और रिजल्ट का। तो दोस्तों, ये सिर्फ मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। मिडल ईस्ट और यूक्रेन वॉर कनेक्टेड हैं, दो अलग चेस बोर्ड, सेम गेम, सेम प्लेयर्स और सेम स्टेक्स, एनर्जी, वाटर, मनी एंड पावर। इसीलिए दोस्तों, सबसे जरूरी है इन्फॉर्म्ड रहना, क्यूरियस रहना और सिर्फ हेडलाइंस मत पढ़ो, बल्कि न्यूज के पीछे का वाई जरूर समझो। और उधर मैक्रो कैफे आपकी हेल्प करेगा ऐसे ही, क्योंकि इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन ना ही ड्रोन है ना ही मिसाइल, सबसे पावरफुल वेपन है आपकी समझ। इसीलिए इन्फॉर्म्ड रहो और देखते रहो मैक्रो कैफे। इस वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना और मैक्रो कैफे को सब्सक्राइब करना फॉर सच डीपर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।